तो इधर हो जाता FeO क्या हो? हाँ, अच्छा चाय, हाँ हाँ तो लिखे आना CO नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अच्छा ओके थैंक्स। ऐसा हो गया OOC डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो लाइक दिस डन। अब ध्यान दो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्लीज ट्राई। स्टेबल देखो अच्छे से सोच समझ के आंसर देना क्योंकि मेरे को अभी अपनी चाय ओपन करनी। टेक योर टाइम। ये भी उतनी ठंडी है जितनी ठंडी मेरी चाय है। अब तो झूठी हो गई ना। हाँ बोलो भाई कौन सा स्टेबल है? अरे दोनों में डोनर भी एक जैसे ही हैं। ओ पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। एक तो 6 मेंबर की रिंग है और इसमें रेजोनेंस थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा छोटा है। सही है पहला वाला ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड। अनुराग वेरी गुड। पहले वाले में 6 मेंबर की रिंग है और दूसरे वाले में 6 मेंबर की रिंग नहीं है, 5 मेंबर की रिंग है। ठीक है बेटा। अब इसमें जो हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं वो तो चाय मांगा था बे, पानी नहीं मांगा था डायरेक्ट। एक मूवी में था ये। चलो अब इसमें क्या होता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात यदि इंडिविजुअल की बात करें तो भी ये लेस स्टेबल है क्योंकि इस पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। तो दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। नॉट अ ग्रेट न्यूज। ठीक है बेटा। चलो उसके बाद ईडीटीए वाला मैंने तुम्हें कराई दिया था, करा दिया था मुझे ऐसा याद है। हाँ बेटा। अच्छा करा देता हूँ एक बार, कराया है मैंने वैसे। हाँ क्या करूँ एक मिनट में। अच्छा ये वाला कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि मैंने लिख दिया FeOx3 3 नेगेटिव, FeEDTA नेगेटिव। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? EDTA वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? राइट क्योंकि EDTA वाले में कितनी रिंग बन रही है? 5 और इसमें 3। ऑक्स एक रिंग बनाएगा, 3 ऑक्स 3 रिंग बनाएगा। तो दिस इज मोर स्टेबल। 5 रिंग्स
3 रिंग्स करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर थी बात सब लोगों को? आगे MnNH3 6 +2 FeNH3 6 +2 और CONH3 6 +2 करेक्ट। बताओ Mn+2 यहाँ पे। अच्छा इसमें एक केस होता है, क्या होता है लिखना जरा कहीं पे, Mn+2 Fe+2 एंड CO+2 in case of or for Mn+2 Fe+2 and CO+2 ammonia acts as weak field ligand. Ammonia acts as weak field ligand. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ म्यू। ये जेई वालों के लिए थोड़ा यूज का है क्योंकि फैक्चुअल है, नीट वालों के लिए यूज का नहीं है, इतना फैक्ट आता नहीं नीट में कभी, ठीक है बेटा। एंड फॉर का लिखा है, फॉर Mn+3 Fe+3 Cobalt+3 ammonia acts as a strong field ligand. Ammonia is a border field ligand. अब नीट वालों के लिए जो बहुत ज्यादा काम का है, जो जेई वालों के लिए भी काम का है, with CO+3 oxygen donor works as a strong field ligand. COOX3 +3 म्यू बराबर 0, COH2O +3 म्यू बराबर 0। हाँ बेटा, पहले वाले में अंडर रूट नहीं +2 है ना, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। +3 के लिए तो कितना हो गया यहाँ पे, अंडर रूट 35 हो जाएगा। अंडर रूट 24 हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा, और यूनिट हो जाएगी BM, बोले तो बोर मैग्नेटॉल, बोर मैग्नेटॉल। क्या बात क्लियर है? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? नहीं मुझे भी नहीं। हाँ हाँ देख सकते हो। Mn+5 इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, कोबाल्ट+2 की ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक ही लिगेंड है, सब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कोबाल्ट पे हुआ, तो वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना। तो बॉर्डर फील्ड लिगेंड का मतलब ये हुआ कि बॉर्डर फील्ड लिगेंड का मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की तरह काम कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, थोड़ा बहुत सेंट्रल एटम पे भी डिपेंड करता है। भाई यदि सेंट्रल एटम ही पॉजिटिव चार्ज लेके नहीं बैठा हुआ है तो हो सकता है कभी डिप्रेशन में आ जाए। कौन?
जैसे कि NiF6 2 नेगेटिव हुआ, ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं। इन केस ऑफ NiF6 2 नेगेटिव, सही है, निखिल फ्लोराइड विल वर्क लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों? सोचो सोचो सोचो। क्योंकि इसमें +4 में Ni, हाँ Ni पे +4 आ गया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कोई काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, वो लिगेंड पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में सेंट्रल एटम की खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या उस पर भी डिपेंड करेगा भाई। ये इंटरेक्शन के कारण ही तो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड काम करते हैं, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है। अब इंटरेक्शन दो चीजों पर निर्भर करता है, लिगेंड की डोनेटिंग पावर पे और सेंट्रल एटम की एक्सेप्टिंग पावर पे। यही यदि तुम NiF4 2 नेगेटिव कर दोगे तो वहां पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी, तो वहां पे फ्लोराइड विल वर्क लाइक अ वीक फील्ड लिगेंड। फ्लोराइड वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। In case of NiF4 2 negative, fluoride works as weak field ligand. Clear है? करेक्ट थी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो परेशानी, नो समस्या। मिटा दो इसको, मैं तो मन कर रहा है मिटाने का, जोर से मन कर रहा है मिटाने का, मिटा दो। ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स हो गई वाली है ना। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूं, अच्छा एग्जाम्पल है, पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। इसके बाद में एक एग्जाम्पल ये वाला है जिसमें बैक डोनेशन होता है, जैसे कि TCCO6 2 नेगेटिव, VCO6 नेगेटिव, MnCO6, पहले Mn दिए कि Cr दिए, पहले देख लो। MnCO6 पॉजिटिव, FeCO6 2 पॉजिटिव। अब इसका EN नंबर देखना कितना आएगा। TC मतलब कितना? 22, 22 और 2 24 और 12 36, 23 और 1 24 और 12 36, 25 और 1 24 और 12 36, 26 और 2 24 और 12 36। EN नंबर 36 आ रहा है, और यही हमको देखना पड़ता है EN नंबर। EN नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम के पास ओरिजिनली होते प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, प्लस नहीं माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो नंबर कितना, टीसी कितना होता है 22 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंटू 2 बराबर 36। तो मैंने आपको बोला था ईएन नंबर रूल जो होता है मोर सीरियसली कार्बोनिल कंपाउंड्स पे लागू होता है, ठीक है ना। यदि मान लो इस पर मैं एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दूं तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, मतलब इट विल वर्क लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज कर दूं तो ये 35 हो जाएगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, तो इट विल वर्क लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे अब ऐसा थोड़ा ना, मतलब वीक ही होगा, वैसे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी उसके ऊपर है। हाँ बोलो, ठीक। पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन को लगाना है निशान, क्योंकि उसका ईएन नंबर क्या है, कम है, अभी 36 तक जाना है, कार्बोनिल कंपाउंड में ही देखना है, बाकी में नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ईएन नंबर निकालना है, सब में ईएन नंबर वही आ रहा है 36। देखो 23 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आया और नेगेटिव के द्वारा प्लस 6 गुणा 2, 25 था, -1 हुआ, प्लस 6 गुणा 12, 26 था, 2 गया, प्लस 6 गुणा 2, करेक्ट है। अच्छा, अब ये था ईएन नंबर। हाँ, अब इसके बाद क्या होता है, ईएन नंबर के बाद अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ईएएन नंबर। मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बोलो बोलो। तो सबसे पहले देखते हैं बैक बॉन्डिंग कहां पे ज्यादा होगी, वो देखना पड़ेगा पहले। जैसे कि आपका टीसी है और सीओ है, ऐसा हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, बोले बेटा। तो ये इस तरीके से अंदर की ओर आया, बोले बच्चों। अब यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लबालब बढ़ जाएगी, तो जब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लबालब बढ़ जाएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस जाएगी, क्योंकि टीसी पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो टीसी पे 2 नेगेटिव चार्ज होने से इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जबकि यही केस जब Fe पे आएगा, Fe पे +2 का चार्ज है, ऐसा हुआ। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां देगा, इससे दिया, पर इसके बैक डोनेशन की जो टेंडेंसी होगी वो रिलेटिवली थोड़ी कम होगी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आए तो इलेक्ट्रॉन उतने ही 12 ही दोनों जगह, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मोर बीबी, बोले तो मोर बैक बॉन्डिंग और मोर सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग।
मोर सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग, करेक्ट है। और मोर बैक बॉन्डिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। अच्छा, मोर बैक बॉन्डिंग और मोर सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग। तो अब अपन सोचते हैं यहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कहां पे ज्यादा होगा? तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? 4 3 2 1। अच्छा, जब यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी इस डायरेक्शन में, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगा, तो सीओ बॉन्ड ऑर्डर गिरेगा। तो सीओ बॉन्ड ऑर्डर की यदि बात करूं तो वो हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। और बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। आप ही बोले, आप बुलाए, आप करें। डिस्टर्ब है तूने? अच्छा, ये सही चीज है तेरा, यही दे रहे हो तुम मेरे को? इसी को बोलते हैं? मस्टैंग? मस्टैंग तो घोड़ा होता है। 1 करोड़ से ऊपर का घोड़ा। आपके मुंह में घी शक्कर। वाह यार विशाल, आनंदी वाह यार। आपके मुंह में बहुत सारा घी शक्कर। बेटा अपने मऊ में घोड़ा था, वो 1 करोड़ का वो बेच रहे थे। तो नहीं, घोड़ा था, घोड़ा नहीं नहीं, घोड़ा सही का घोड़ा, रियल घोड़ा। अभी भी है, अभी भी है वो। मतलब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन वो वहाँ के धतोदा के इधर ये गांव है, उसके सरपंच है शायद, उनके पास है वो घोड़ा। तो उनके हिसाब से सिंधिया जी ने उनको 1 CR का ऑफर दिया था उसको देने के लिए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं उनको। ऐसा है। घोड़े की बात कर रहे थे, मस्टैंग की बात। मस्टैंग घोड़े ही तो होता है बेटा, वो तो। मस्टैंग तो कार होती है ना। अच्छा, घोड़ा भी मैंने तो घोड़ा देखा है रील्स में। चलो चलो देखो, चलो प्लीज देखो। एक तो नोट स्लो स्लो कर दो, बात भले कर लो लेकिन नोट। ये बैटरी कहाँ से है यार? कौन सी की? नहीं माइक, माइक में पता नहीं क्या लगता है, सुमन सर लाए थे जब से। हाँ बोलो बेटा। काय का हो रहा है बेटा? सीओ बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। जी सर। एग्जाम में आता है ये। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, कोई यदि तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले करके दिन कि सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, मैं बताया नहीं तुम लोग क्या है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तुम लोग बताओ बेटा सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा? अरे कॉमन सेंस तो सभी में है ना।
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब उसको पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी? फोर्थ वाले में, लगेगी, उसमें लगेगी। फोर्थ में लगेगी, क्योंकि फोर्थ में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है सीओ का, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। करेक्ट है बेटा? इसमें देख सकते हो बार बार से पॉजिटिव चार्ज तो खींचेगा फिर वापस मिल जाएगा। जो मैंने बताया वो ठीक है, बस हो गया बेटा। मतलब और भी बता सकता हूँ लेकिन ठीक है यार, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी याद रखनी, नहीं ये वर्ड याद नहीं रखना है, मैंने आपको ऐसे बता दिया, अच्छी किताबों में दिया हुआ है, लेकिन कोई पूछना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है ना? चलो खैर, एक ऐसे ही बताता हूँ तुमको, तुम लोग मुझे बताना कि क्या तुम इसके बारे में कोई कमेंट कर सकते हो। कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई दिस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ। देखो, हाँ देखो, एक ये है एमओ CO3PF3 होल थ्राइस, एमओ CO3PCl3 होल थ्राइस, MoCO3PCS3 होल थ्राइस, इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यदि सीओ की देखी जाए तो ऑर्डर क्या होगा? या तुम सीओ का बॉन्ड ऑर्डर बता दो, जितना ज्यादा सीओ का बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप तो सीओ बॉन्ड ऑर्डर बता दो, किसमें ज्यादा किसमें कम होगा, अपने आप काम बन जाएगा। हाँ बेटा, हाँ सबसे ज्यादा बेटा सीओ ने तो इलेक्ट्रॉन दिए ही है, एमओ से 1 2 3, सीओ से तो आई है ना। अब यहां पर है P F3, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसकी वजह से लोन पेयर यहां से माइग्रेट करेगा। यही चीज जब आप MoCO3 CH3 में देखोगे तो यहाँ पे तो रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज होगा, बोले बेटा। तो जब यहाँ पे रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम खींचेगा वो बेटा। जब इसमें नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर कम खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये अपनी ओर कम खींचेगा तो सीओ की तरफ ज्यादा जाएगी। ये रिलेटिव है, यदि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच गई तो इस डायरेक्शन में कम जाएगी, तो यहाँ पे सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा बनी रहेगी। ठीक है, कंसेप्ट है, लेवल है, आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो भी ठीक। चलो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ अगला पॉइंट। इतना लेवल कभी आता नहीं है एग्जाम में, मतलब नीट में तो दूर दूर तक नहीं आता। ज्यादा इसमें होगा ना। क्या बेटा? किसका ऑर्डर पूछा था मैंने? सीओ का बॉन्ड ऑर्डर इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा। इधर कम होगा, इधर ज्यादा। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड ऑर्डर कहाँ ज्यादा था? इधर ज्यादा था ना। हाँ, जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सीओ की ज्यादा। इधर क्या हुआ था? इधर
इधर आया था तो इधर नहीं गया था। सुनो मेरी बात को ध्यान, तुम उल्टा समझ रहे हो शायद। ये इधर आया था तो इधर नहीं गया था, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 बना रहा था, तो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती, ज्यादा हो जाती। देखो जब इधर ज्यादा आया तो इधर बैक कम गया, तो ये वाले बॉन्ड ट्रिपल बने रहे। जब इधर कम आया तो इधर ज्यादा गया, तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड टूटा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। आ गया बेटा ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर। चलो हो गया खत्म। आइसोमेरिज्म पढ़ाता हूं, काई की स्पीड कम कर दो। वही मैं कहूं, मैं तो वैसे ही स्पीड में नहीं पढ़ा रहा, टेंशन ही नहीं कोई। पता नहीं मिटा दूं मैं इसको। आप ही बोले। चलो बेटा, अब क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में आइसोमर को दो भाग में बांटा गया, स्ट्रक्चर जिसमें आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, लिंकेज, आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट, आइसोमेरिज्म। ओहो, और स्टीरियो आइसोमर्स में स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, करेक्ट। तो पहला हुआ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिख लो। It occurs due to exchange of group between it occurs due to exchange of groups between groups or ions between coordination sphere and ionization sphere. Coordination sphere and ionization sphere. Ionization isomerism. अब इसमें आता है जैसे
CONH3Br2 sulfate. Okay, CONH3 4. Br2 सल्फेट जैसे। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या दो तरीके से इसमें CONH3 4 सल्फेट बाहर आ गया Br2। अच्छा, यहाँ पे सल्फेट बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा, और CONH3 4 Br2 सल्फेट। ठीक है बेटा। तो यदि इसको मैं AgNO3 के साथ ट्रीट करूंगा तो ये AgBr का प्रेसिपिटेट बनाएगा। लाइट येलो कलर। और यदि यहां पर मैं बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करूंगा या बेरियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर दूं तो BaSO4 वाइट कलर प्रेसिपिटेट, एब्सोल्युटली इनसॉल्युबल इन वाटर। खैर वो भी इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो लिख ही देना। ठीक बेटा। दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बेटा इसमें सल्फेट बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। जैसे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते। बोलो बेटा सत्य बच्चन। चलो भाई आगे बढ़ते आगे बढ़ते। तो क्या बात कर रहे हो? कल केवल 250 आ रहा है। नहीं, अरे मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, अपन सुबह लेक्चर लगा लेंगे। तो आज लेक्चर नहीं है तो सुबह छुट्टी कर देंगे। अरे लेकिन वहां मेरे शाम को तो लेक्चर होंगे ना। अच्छा कल की बात कर रहे हो तुम? हाँ कल तो मेरे को भी काम है। वो छुट्टी नहीं कल, लेकिन मेरे को कुछ जरूरी काम तो है। लेकिन ठीक है मैं देखता हूँ। कल तो वैसे भी मैं छुट्टी कर सकता था। सर्दी ज्यादा रही, विंटर हॉलीडे कर दे। चलो गाइस आगे बढ़े। अरे यार तुम तो 1 मिनट पहले भी 1 मिनट बोले थे। अच्छा अरे शुभम तुम, मैं देख नहीं पाया। वही तो मैं कहूँ, आशीष तुम्हारा सर आ जाता है हर बार। नहीं होगा। हो गया। आशीष के बाल कटाने के बाद भी ऐसे, मेरे बाल रखाने के बाद ऐसे।
चलो गाइस, अब बेटा इतना तो हो गया। अब लिखो हाइड्रेट आइसोमर्स। लिखो जल्दी लिखो हाइड्रेट आइसोमर। अच्छा डिक्टेशन लिख लो जल्दी से बेटा, लिख तो तभी पाओगे ना जब तैयार होगे लिखने। लिखो समीर, हाइड्रेट आइसोमर्स। This type of isomerism is due to presence of different number of water molecules acting as ligand. Different number of water molecules acting as ligand. लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो। अब बताओ, वाटर जो होता है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वाटर में जो है ना स्प्लिटिंग थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए कायदे से। इसका कलर है वायलेट है, नहीं कंपेरेटिव कोई पूछ सकता है ना। एक वायलेट है, दूसरा रेड वायलेट है और तीसरा रेड वायलेट है और तीसरा जो है वो रेड है। चौथे का कलर दिया, ठीक बेटा। ओ ग्रीन था यार, मैंने गलत लिख दिया इसका कलर। इसका कलर था ग्रीन, हरा, और तीसरे वाले का था डार्क ग्रीन। ग्रीन, डार्क ग्रीन, करेक्ट बेटा। तो दिस वाज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है, कलर नहीं दिया बेटा, अगला वाला है लिंकेज और सॉल्ट आइसोमेरिज्म। लिंकेज और सॉल्ट आइसोमेरिज्म। चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं बोलता हूँ, सब चुप रहो, लिख लो तुम। लिंकेज, जल्दी करो। लिंकेज और सॉल्ट आइसोमेरिज्म देखना। It arises due to presence of ambidentate ligand. It arises due to presence of ambidentate ligand. जैसे कि मान लो मेरे पास है CO NH3 5 NO2 Cl2। फिर मैं लिख दूं CO NH3 5 ONO Cl2, करेक्ट है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है यहाँ पे। फिर लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसमें आयंस का डिफरेंस है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल का है।
अब लिखो आगे लास्ट वाला जिस पे लिखना तुम लोग, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिखो बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में this type of isomerism arises when ligand exchange occurs between cationic complex and anionic complex. Between cationic complex ion and anionic complex ion. They are complex ion of, they are two complex ion of one complex. जैसे कि CONH3 6 CrCN6 like this, correct? CONH3 6 CrCN6 डन। अब क्या होता है, ये इधर से इधर एक्सचेंज होता है, जिसमें कि हम करते हैं CONH3 5 CN और CrNH3 CN5। फिलहाल इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि Cr और CO +3 में होते हैं। फिर इस पे +2 का चार्ज है, इस पे -2 का चार्ज है। फिर CONH3 4 CN ट्वाइस CrNH3 2 CN4 -1 +1। फिर आता है CONH3 3 CN3 CrNH3 3 CN3, ये भी 0, ये भी 0, इसलिए ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि जब चार्ज 0 0 तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ये और ये सही। इसके बाद एक और आ जाएगा जिसमें कि Cr हो जाएगा और अब यहां पर NH3 हो जाएंगे 4, CN 2 हो जाएंगे और यहां पर कोबाल्ट हो जाएगा, NH3 हो जाएंगे 2, CN4 हो जाएगा। इस पे -1 का चार्ज होगा, इस पे +1 का चार्ज होगा, क्योंकि कैटायनिक पार्ट को पहले लिखते हैं इसलिए इस बार Cr वाला इधर लिया है। उसके बाद CrNH3 5 CN +2, कोबाल्ट NH3 CN5 -2, CrNH3 6 +3, CO CN6 -3। ऐसे करके इसके टोटल 6 आइसोमर देखने को मिलेंगे। नहीं बेटा, बीच में एक लिखा है कि वो जो है वो नहीं है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं
हाँ बस इसके बाद अपना रिवीजन चालू हो जाएगा। दो बचा है। हाँ एक वो सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ना। क्यों सॉल्ट एनालिसिस मेंस में है कि नहीं है? सर उसके नोट्स लाऊं क्या मैं? हाँ ले आना। हाँ आयंस मेंशन कर रहे तो हाँ वही कुछ ही आइंस पढ़ने हैं। वो 2 या 3 दिन का टॉपिक है, मुश्किल 2 या 3 दिन भी नहीं है, कायदे की बात करें तो उससे भी कम है, बहुत कम है वहाँ पे। चलो मिटा दूं इसको मैं। नहीं अब कहीं का छोड़ कैसे सकते मिसाल। सब दुआ करो मिलके फरियाद करो निंजोने हो गया। लाओ मिटाए। अब तत्पश्चात इसके बाद तो इकट्ठे क्यों नहीं डाल देता कोऑर्डिनेशन के लेक्चर? कुछ होता है उसको डाल दे तो देख लेंगे लोग, नहीं तो देख नहीं पाएंगे ना। उसके बाद भले उसको थोड़ा वो कर देना, लोग देख लें, उसके बाद उसको हिडन करके वापस से वो कर देना, वो भी कर सकते हैं ना। तो गाइज अब हम बात क्या कर रहे थे बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या ठीक है। अब अपन स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ते। स्टीरियो आइसोमर्स, इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक है जीआई और एक है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है ना। जीआई का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बोले बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हाँ, इसमें सिस होता है if ligands are at 90 डिग्री, और ट्रांस होता है if ligands are at 180 डिग्री। करेक्ट है। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो पहले ही अच्छा, तो इसमें जैसे कि यदि कोई तुमसे पूछ ले कि बीओ NI BrClFI टकलू 2 नेगेटिव में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे? तो हाउ मेनी GI आर पॉसिबल? तो इसका आंसर होगा 0। सेम तो है ही नहीं, सेम तो नहीं सेम की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या होता है? टेट्राहेड्रल है ना, 90 डिग्री है और ना 180 डिग्री है। क्लियर है बेटा? सिंस hybridization is sp3, therefore ligands are at 109 degree 28 minutes। बोल बेटा, बोल बेटा 109 degrees 28 minutes। जबकि अब PT BrClFI
दो नेगेटिव. हाउ मेनी GI आर पॉसिबल. तो अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा. करेक्ट बेटा. क्योंकि विथ प्लेटिनम पैलेडियम all ligands will work like strong field ligand. Hybridization will be DsP2. सही बेटा. Hybridization will be DsP2. All works as strong field ligand. अब क्या हो जाएगा बच्चे? PT 1 2 3 4. मान लो मैंने अब BR रखा. पहला सपना Cl ट्रांसो F और I. PT रखा दूसरा सपना F ट्रांसो BR के I और Cl. PT लिया BR के I ट्रांस रखा. F और Cl. ठीक है बेटा. सारे सपने पूरे हो गए या कोई से बच गए? इसके अलावा भी कोई आइसोमर बनाया जा सकता है. जैसे देखो आपके पास अरेंजमेंट था MABCD टाइप. तो A के रिस्पेक्ट में B ट्रांस हो सकता है, A के रिस्पेक्ट में C हो सकता है, A के रिस्पेक्ट में D हो सकता है, B के रिस्पेक्ट में C हो सकता है, B के रिस्पेक्ट में D हो सकता है, C के रिस्पेक्ट में D हो सकता है. इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती. यही 6 कंडीशन बन सकती है बेटा. बोलो बच्चे. टोटल कंडीशन A के रिस्पेक्ट में B, A के रिस्पेक्ट में C, A के रिस्पेक्ट में D, B के रिस्पेक्ट में C, B के रिस्पेक्ट में बस. तो जब A के रिस्पेक्ट में B था तो C के रिस्पेक्ट में D हो गया. तो ये नया नहीं बन सकता. जब A के रिस्पेक्ट में C था तो B के रिस्पेक्ट में D, और जब A के रिस्पेक्ट में D था तो B के रिस्पेक्ट में C था. तो 3 ही आइसोमर बन सकते हैं. तो ये एग्जाम में आएगा 100% क्योंकि NCERT में दिया हुआ. ठीक है ना. अब यहीं पे कोई आपसे पूछे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है. कौन ये? देखो ये NI है, ये BR है, ये Cl है, ये F है और ये I है. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं से भी नहीं कर सकता यार. एक तो वैसे ही ठंडे ऊपर तो 22 पे AC चला के रखा हुआ. बंद करना. और तुम मतलब ऐसा भी नहीं तुम यंगस्टर हो क्योंकि जैकेट ओढ़ के तो बैठे रहते हो. उसके बाद AC और देखो पीछे भी जैकेट ओढ़ के बैठा हो. NiCl BrCl IF. डन. बोलो भाई. अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है. नो POS, नो COS है जी. ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है. ये तो इनएक्टिव है. इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिर सकता. प्लेनर है तो प्लेनर पे तो गिरेगा. तो एक प्लेन भी है तो बीच में से काट दूंगा ना मैं. बीच में से काट के क्या अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. बोला तो सेम ही रहेगा ना ऊपर नीचे. ये सही बोल रहा है. ऐसे काट सकते हो तो मैं बता. देखो ये नहीं वैसे पहले इसको समझ लो फिर उसको समझ है ना. ये प्लेनर है तो यूं कटा. अब मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या. आपको ये लग रहा होगा सर ये जैसे इधर से कटा तो ये F ऊपर लगे डंडा है. सर दो ये स्फीयर होता है. दोनों करेगा. ये स्फीयर होता है
तो इसलिए इसमें ऐसा वाला तो अपन कर नहीं सकते, ठीक है ना, तो वो कट जाएगा बराबर। देखो जी मैं आपको बताऊं, आधा एफ का गोला बोर्ड के बाहर आ रहा होगा और आधा एफ का गोला बोर्ड के अंदर जा रहा होगा। जब ये योग करेगा तो आधा गोला और आधा गोला एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी। इसका आधा गोला इसी के आधे गोले की मिरर इमेज हो जाएगा, इसका आधा इसी के आधे गोले की मिरर इमेज हो जाएगी। तो आप बोर्ड के प्लेन में ही पोछा लगा सकते हो। क्लियर की बात? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे तीनों। डन बेटा, आप सीख गए। अब चलो अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ पढ़ते। मिटा दी उसको। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ पढ़ेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ चलेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? MA6 प्लस माइनस N हो सकता है। सारे लिगेंड एक ही टाइप के, सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। और हो सकता है MA5B हो सकता है, और हो सकता है MA4B2। ध्यान से सभी लोग सुने, पहले A6 था प्लस माइनस N, इधर भी प्लस माइनस N होगा, अब मैं लिख नहीं रहा। MA5B हो गया। अब इसको फिर ओपन करो एक एक करके, ए की जगह ए लिखा तो पीछे वाला हो जाएगा, तो ए की जगह बी लिख दिया, A4B2 हो गया। अब B2 को खोल दो तो MA4BC हो जाएगा। अब फिर एक ए को खोलो तो MA3B3 हो जाएगा। बोलो बेटा, फिर MA3 हो जाएगा, फिर B2C कर सकते, एक बी की जगह C लगाए, फिर MA3BCD हो सकता है, फिर MA2B2C2 हो सकता है, फिर MA2B2CD हो सकता है, फिर MA2BCDE हो सकता है, और फिर MABCDEF हो सकता है। तो 11 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? ये 11 अरेंजमेंट हो सकते हैं। कलर है? कलर नहीं होता, क्लियर है? 11 अरेंजमेंट हो सकते हैं, और इन 11 अरेंजमेंट में नंबर ऑफ आइसोमर बना के देखेंगे तो फैकल हो जाएंगे, तो कुछ रट्टा मारेंगे। रट्टा कैसे मारना है? जैसे रट्टा मारते हैं, पहले देखो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। पहला है पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स enantiomeric pair, enantiomers, possible number of enantiomeric pairs, possible number of enantiomeric pair, possible number of GI, possible number of GI, थोपा टोपी ले आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब MA6 हो गया बेटा, 1 2 3
हाँ हो जाना चाहिए। अरे ये कैसे हो गया यार, कैसे लहरा गया। अच्छा चल बेटा, अब यह है एक एक 3 बार 2, एक एक 3 बार 2, 3 3 नहीं 3 एक ही बार था, 3 5 6 9 15, 8 15 की 9 15, 8 15 और 30, 8 15 30। फिर इनएंशोमेरिक पेयर में 2 टकले नहीं, शुरू में 6 टकले, 1 2 3 4 5 6 टकले, फिर 1 1 2 6 15, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 1 2 2 2 3 4 5 6 9 15। ठीक है जी। आईआईटी के लिए जनरली मतलब इतना बड़ा तो कोई नहीं पूछेगा नीट में। हाँ जितना पूछ सकता है उतना तो मैं भी सिखा दूंगा, क्योंकि अभी कैसे इसको बनाते हैं और कैसे देखते हैं मैं बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ रटा है। जो आएगा वो मैं कल पढ़ाऊंगा, यदि आज का समय हो गया है तो वो मैं कल मैं देखो कल का जो काम है ना मेरा, वो उसके बारे में मुझे अभी से पता नहीं है। एक्चुअली क्या है आजकल दिक्कत क्या है, अपने काम दूसरों पे डिपेंड करते हैं और दूसरे लोग हाईली